भी नहीं होता कि आप क्या गाज गिरा रहे हैं। आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आपने अपने मुंह से खुद कह दिया है कि आप सभी से जब भी बातचीत होती है तो जो बात आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती है वो होती है मेंटेनेंस, यानी खर्चे की बातें। आपको सबसे ज़्यादा परेशानी तभी महसूस होती है जब आपकी पत्नी आपके ऊपर खर्चे का केस कर देती है, तो आपको बहुत दुख हुआ करता है, क्योंकि आप किसी भी हालत में उसको खर्चा नहीं देना चाहते। एक सवाल जो आप सभी को बहुत परेशान किया करता है कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या है और एड इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है, कब हम अपील में जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते। आज के इस वीडियो में इसी बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपकी पत्नी हो गई है नाराज आपसे, बैठ गई है जाकर के अपने मायके में, और अब आपको कितना भी समझाया क्यों ना जाए कि आप बैठ करके डिफेंसिव यानी कि बचाव का खेल ना खेलें, बल्कि अब आपको थोड़ा सा आक्रामक भी होने की जरूरत है। आपको खुद अपने आप स्टेप लेने की जरूरत है। लेकिन कहाँ आप आने वाले हैं? आप तो वही करेंगे जब तक आपके ऊपर तलवार की गाज ना गिर जाए, तब तक आपके सिर में जूं नहीं रहेगा करती। खैर, आप आराम से बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपने देखा कि सामने टीवी में बहुत अच्छा सा सीरियल या कोई सॉन्ग्स गाने वाने चल रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग। अचानक से टकटक होती है और जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आप पाते हैं कि कोर्ट से एक व्यक्ति आया है या पोस्ट ऑफिस से एक व्यक्ति आया है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि वो सम्मन लेकर के आया है कोर्ट के। और जब आप उसको देखते हैं तो पाते हैं कि उसके अंदर मेंटेनेंस यानी खर्चे का केस आपकी पत्नी ने आप पर दायर कर दिया है। खैर, आखिरकार आप कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में जाने के बाद अभी आपको नहीं पता कि आपके इस केस में आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि जो सम्मन आए थे वो खर्चे के केस के जरूर थे, लेकिन खर्चे के केस की कॉपी आपको नहीं मिली, या हो सकता है कॉपी तो मिली आपको खर्चे के केस की, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने दस्तावेज संलग्न किए थे, साथ में एनेक्स किए थे उन्होंने एनेक्सर्स, वो एनेक्सर्स की कॉपी आपको नहीं मिली है। और आपको नहीं पता था कि पहली ही तारीख पर वकील साहब को लेकर के जाने की जरूरत हुआ करती है और आप बिना वकील साहब के कोर्ट में पहुंच जाया करते हैं। अब होती है यहां पर असली परेशानी शुरू, क्योंकि आपने अपने कुछ पैसे बचाने के लिए ये सोचा कि पहली तारीख पर जाकर के वकील साहब की क्या जरूरत है, हम जाकर के जज साहब से खुद ही बात कर लेंगे। और क्या हुआ, हम अपनी परिस्थितियां अपने आप बता देंगे और बता देंगे कि हम तो कुछ कमाते नहीं हैं, हमारे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, या हमारी पत्नी की तो बहुत अच्छी कमाई है, वो ऐसा काम करती है, वैसा काम करती है, यहाँ पर नौकरी करती है, फला 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 चीजें, और फिर खर्चा नहीं बंधेगा। और यही आप सबसे बड़ी भूल किया करते हैं। होता क्या है, सुनिएगा गौर से कि होता क्या है। आप कोर्ट में पहुंचे हैं, मान लेते हैं आपका नाम है राम और आपकी पत्नी का नाम है अनीता। आवाज बोली राम वर्सेस अनीता, और आप धड़धड़ाते हुए वहां पर जज साहब के सामने पहुंच जाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या दिक्कत है, हम तो इतने वीडियोस देखते हैं, हम तो आराम से हर चीज को टैकल कर लेंगे। आप खड़े हुए हैं और इधर अनीता जी भी खड़ी हुई हैं। जज साहब ने पूछा कि हाँ राम आया है, तो आपने बोला यस जी सर, मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ बताओ, आप अपनी पत्नी को खर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको पता है आपकी पत्नी ने खर्चे का केस? हाँ जी मुझे पता है। आप कहते हैं कि मेरी पत्नी ने खर्चे का केस किया हुआ है, लेकिन जज साहब आप ये तो देखिए, ये फला फला जगह पर काम करती हैं और ये और वो फला फला कुछ आप बोलने लगते हैं, और इतने में जज साहब आपको टोक देते हैं और आप जज साहब कहते हैं जवाब लाए हो? तो आप कहते हैं जी जवाब दे तो रहा हूं। यही गड़बड़ होती है, इसलिए वकील साहब की जरूरत है। जवाब देने का मतलब मुंह से जवाब देना नहीं है, बल्कि आपको जो लिखित में केस मिला था
उस केस का जवाब देना होता है। अगर आपके वकील साहब आपके साथ आए होते और अगर आपको केस की कॉपी नहीं मिली होती तो आते ही वकील साहब कहते जी मैं आ गया हूं लेकिन इसमें केस की कॉपी नहीं मिली, शुरुआत ही यहां से होती और आपको केस की कॉपी मिल गई होती बिना जज साहब को नाराज किए हुए। लेकिन आपने क्या सोचा कि कुछ पैसे बचाते हैं, वकील साहब की क्या जरूरत है, कम से कम एक डेट के तो पैसे बचेंगे। अब देखिए जज साहब अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे बड़े प्यार से, अच्छा बताइए राम साहब आप कहाँ काम करते हैं? तो आप कहेंगे जी देखो मेरी पत्नी तो ऐसे बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, ये वो। जज साहब आपको रोक देंगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है वो गलत बोल रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहाँ पर काम करते हैं? तो आप बता देते हैं कि फला फला ऑफिस में मैं काम करता हूं। अच्छा कितना सैलरी आप ले रहे हैं? जी मैं इतना ले रहा हूं। अच्छा हाथ में आप कितना लेकर के आते हैं, कितना पीएफ वगैरह कट जाता है? तो आप बता देते हैं कि मेरी ये सैलरी है और मैं अपने हैंड में इतना लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, क्या आपको पता है, अब जज साहब पूछेंगे, क्या आपको पता है कि आपकी शादी हुई थी, ये रही आपकी पत्नी अनीता जी खड़ी हुई, आप पहचानते हो? जी हाँ मैं पहचानता हूँ। और क्या आपको पता है, ये पूछेंगे जज साहब, कि आपकी एक 2 साल की नन्ही मुन्नी प्यारी सी बेटी भी है? जी हाँ मेरी प्यारी सी बेटी है आप कहेंगे, लेकिन मेरी पत्नी ने उसको हाथ नहीं लगाने दिया, मैंने कहा कि मुझे बात करने दो तो मुझे बात नहीं करने दी, मेरी माता जी आई, मेरे पिताजी आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ वगैरह वगैरह आप लोग कहने लगते हैं। लेकिन यहीं पर जज साहब रोक देते हैं आपको, कोई बात नहीं, इन सब चीजों के लिए केस है, बहुत लंबा है, चलो तो आप इतना कमा सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप अपनी बीवी को कितना पैसा दे सकते हो? मैं कुछ नहीं दे सकता जी, आपका सीधा सा जवाब होगा। यहीं पर जज साहब कहेंगे नहीं, आपका फर्ज है आपकी बीवी को और आपकी जो बच्ची है उसको पैसा देने का, खर्चा हर महीने का देने का, कितना आप दे सकते हो बताओ? अच्छा ठीक है, आप 7,000 रुपए कमाते हो आपने बताया, ये बोलेंगे जज साहब, और चलो 3,000 आप दे पाओगे? तो आप कहोगे कि नहीं नहीं जज साहब मैं 4,000 रुपए दे सकता हूं, अभी आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और आपने कहा अपने मुंह से कि मैं 4,000 दे सकता हूं, तो जज साहब ने लिख दिया उसमें कि ये व्यक्ति ने अपने मुंह से ये कह दिया है या खुद से इसने एडमिट किया है कि वो 4,000 रुपए हर महीना इसको देगा। आपको पता ही नहीं कि आपने 4,000 रुपए महीने के लिए बात की है। यही गड़बड़ होती है बिना वकील के जाने के। और जो ये एड इंटेरिम होता है इसी को कहा जाता है। इंटेरिम एप्लीकेशन वो होती है जब आपकी पत्नी ये कहती है कि मान लीजिए वो 10,000 रुपया महीना मांग रही हैं और उसके बाद वो एक इंटेरिम एप्लीकेशन लगा देती हैं कि जब तक 10,000 रुपए महीने के लिए बात डिसाइड होगी तब तक के लिए एक इंटेरिम एप्लीकेशन वो मांग रही है कि 7,000 रुपए तो मुझे दिलवाया जाए। और उससे भी पहले कि इंटेरिम एप्लीकेशन पर भी बहस हो, उस पर भी बातचीत हो, उससे पहले एड इंटेरिम आपका बांधा जाता है जो कि आपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने आप से, अपने मन से, स्वयं से ये कहा है कि 4,000 रुपया आप अपने आप से दे सकते हैं अपनी पत्नी को और बच्चे को। तो आपका 4,000 रुपया बांध दिया जाता है और आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या गाज गिरा रहे हैं। आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है क्योंकि आपने अपने मुंह से खुद कह दिया है कि 4,000 रुपया आप स्वयं दे सकते हैं अपने बच्चे और पत्नी को। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है इंटेरिम और एड इंटेरिम मेंटेनेंस के बीच में, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये तो कहना बहुत आसान है, ये सोचना भी बहुत आसान है कि क्या जरूरत है एडवोकेट की पहली ही तारीख पर लेकर के जाने में। आप खुद पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, आपको केस के बारे में पूरी बात पता है, आप खुद ही लड़ लेंगे। एटलीस्ट 1 तारीख के तो पैसे बचा लें आप वकील साहब के। और यहीं पर आप गड़बड़ करते हैं क्योंकि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी उस समय मार देते हैं। क्योंकि जब जज साहब आपसे पूछते हैं कि आप खुद बताएं कि बच्चे और अपनी पत्नी को कितना देना चाहते हैं और आप कुछ पैसा वहां पर अपनी इच्छा से बता देते हैं कि इतना पैसा आप दे सकते हैं, और वो एड इंटेरिम बांध दिया जाता है बच्चे और आपकी पत्नी के लिए हर महीने के लिए। इसके साथ साथ ये भी
एक प्रश्न आप सभी लोगों के दिमाग में आता है कि क्या अगर अपील में जाते हैं तो सिर्फ इंटरिम अगर बंधेगा तभी हम अपील में आ सकते हैं, या एड इंटरिम बंधे तो भी अपील में आ सकते हैं? इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।